हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे और जिनका हिस्ट्री पेपर होगा तो उनके सिलेबस में मेंशन है कंसेप्ट ऑफ जनपदाज। यानी कि आप देखेंगे जनपदाज का कंसेप्ट यानी जनपद के बारे में आपको पढ़ना है, तो उन्हीं को देखना है आज हम लोगों को। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन भारत में जनपद की अवधारणा। ये आपसे सवाल बन सकता है कि प्राचीन भारत में जनपद की अवधारणा क्या थी, उसके बारे में वर्णन करें। तो पहला सवाल तो यही होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि प्राचीन भारत में जनपद का विकास कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में लिखिए। तो ये दोनों ही सवाल जब बनेगा ना, तो इसका उत्तर यही होगा जो अभी हम बताने वाले हैं। तो अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनपद क्या होता है, जनपद का विकास कैसे कैसे हुआ, उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग उस चीज़ को। अब पहले देखते हैं कि जनपद शब्द जो है, इसका संधि विच्छेद हमने पहले भी ये बताया था। कोई भी शब्द है उसका संधि विच्छेद कीजिए, हो सकता है कि उसी से आपको उसके बारे में समझ विकसित हो जाए या समझ जाएंगे आप। तो देखिए, जन और पद ये दो शब्द से मिलकर बना है जनपद। तो जन का अर्थ होता है क्या? लोग, यानी लोग को ही बोला जाता है जन। और पद का मतलब होता है पैर। आप जानते हैं पैर का पर्यायवाची शब्द पद भी होता है, तो इसीलिए पद का मतलब पैर होता है। तो जन और पद से मिलकर बना है, तो जिसका अर्थ होता है लोग के पैर। तो अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद शब्द का अर्थ जो होता है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। यानी जन का मतलब होता है लोग, तो लोग के बसने की जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लोगों के बसने की जगह को जनपद बोला जाता है। अब देखिए कुछ चीज़ें अब इसमें हम बताते हैं। पहले देखिए मानव जो था बच्चों, पहले लोग कबीला के रूप में, यानी कबीला का अर्थ होता है ना बच्चों, जिसका कोई नियम कानून ना हो, जिसमें जैसे तैसे लोग रह रहे हों, जैसे तैसे उनका आवागमन हो, ये मतलब यहाँ वहाँ जाना रहना, मतलब ये सभी चीज़ें उनकी, यानी आदि मानव के रूप में लोग रहते थे। यानी आप जो जानते हैं आदि मानव के बारे में, आप जानते भी होंगे कि कैसे कैसे वो लोग रहते थे। उनके शरीर पे कपड़ा नहीं होता था, ये तमाम चीज़ें। वो क्या होता था, ये जानवरों को मारते थे, उसी को खाते पीते थे। तो ये आदि मानव की विशेषता है। तो उसी तरह लोग रहते थे पहले। तो धीरे धीरे हुआ, उसी को बोला जाता था बच्चों कबीला। तो कबीला के रूप में रहते थे पहले, कबीला के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कबीला से ही बाद में आप देखेंगे बच्चों कि जन का निर्माण होता है, कि ये जो कबीला में रहने वाले लोग हैं ना, तो ये देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है कि अब देखिए जब आपकी संख्या बढ़ेगी और आप धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह जाने लगेंगे, तो इसी कबीला में क्या होता था, किसी को मुखिया चुन लेता था। यानी एक मान लीजिए यह कबीला है जो आपके पास ड्रॉ किया हुआ है, तो ये कबीला है और इसी में जो 5-10 तरह के घर के लोग रहते होंगे या 100 घर के लोग रहते होंगे, तो ये लोग मिलकर एगो को अपना हेड बना लेते थे, जिसको कबीला का मुखिया बोलते थे। तो उसके बाद यही जो होता है कबीला, बाद में चल के बच्चों क्या होता है, ये जो कबीला का मुखिया होता था ना, तो उसके बारे में भी आपको जानना है कि आखिर उसको क्या बोलते थे। तो उसके बाद देखिए यही कबीला बाद में चल के बड़ा रूप ले लिया। मान लीजिए 2-3 कबीला मिलकर एक साथ, अब उसका एक मुखिया हो गया। यानी 2-3 कबीला था, वो सब एक साथ मिलकर रहने लगा। तो यही इसका हो गया क्या, इसी को बोला गया जन। जन बोला गया इसको, तो जन हो गया। तो अब इसका एगो मुखिया भी होता था जन का, तो उसको भी देख लेंगे कि जन के मुखिया को जनस्य गोप बोला जाता था, या गोप बोला जाता था, या राजन बोला जाता था। तो जन के मुखिया को, और कबीला से ये जन हुआ, और जन से बाद में देखिएगा यही जो व्यवस्था है चल के आगे, तो जन जो बड़ा बड़ा जन होता था ना, वो लोग धीरे धीरे बड़ा और भी इससे बड़ा संस्था बनाया, जिसको नाम दिया गया जनपद। और यही जनपद बाद में बच्चों महाजनपद बन गया। जन से जनपद हुआ और जनपद से ही बड़ा हो गया महाजनपद। यानी जनपद से बड़ा रूप को महाजनपद बोला गया। महा का मतलब ही समझ रहे, बड़ा। और जब महाजनपद बना ना, तो उसके कुछ समय बाद देखिएगा, कुछ वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद देखिएगा साम्राज्य का निर्माण हुआ। जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा साम्राज्य बनने लगा। यानी कि ये महाजनपद जो एक मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में थे, उससे भी बड़ा बड़ा, यानी कि उसमें कई एक महाजनपद मिलाकर एक साम्राज्य बनने लगा। तो धीरे धीरे इसी का विकास हुआ। तो आपको केवल पढ़ना है यहाँ जनपद की अवधारणा। तो देखिए विकास इसी तरह हुआ, पॉलिटिकल जो चीज़ें बदली हैं तो ये इसी तरह बदली हैं। तो अब आपको देखना है कि जनपद आखिर कैसे कैसे बना और जनपद की क्या बातें थी। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद अस्तित्व में आया है। मतलब कि जनपद का विकास जो होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। जिन क्षेत्रों में लोग मतलब
जहाँ पे लोग जनपद में रहते थे, यानी जहाँ पे जनपद का विकास हुआ ना, उसी के अंदर देखिएगा कई एक गांव आता था, उसमें कस्बे भी आते थे, फिर शहर भी आते थे। यानी कि कई गांव को मिलाकर, कई शहरों को मिलाकर, कई कस्बों को मिलाकर एक जनपद बना। और इसी जनपद में, यानी हमने पहले क्या बताया कि कबीला था पहले, कबीला से लोग संगठित होते गए और 2-4-10 गांव मिलके, 2-4-10 कबीला मिलके एक क्या हुआ, जनपद का निर्माण हुआ, जिसमें गांव भी आता था, शहर भी आता था और कस्बे भी आते थे। और इस तरह आप देखिएगा, अतः हम देख पाते हैं कि जहाँ जनपदों का अस्तित्व हुआ वहाँ बड़ी परिवर्तन देखने को मिलती है। यानी वहाँ बहुत से बड़े बड़े परिवर्तन भी होने लगे। और फिर देखिए आरंभिक वैदिक काल में जन के सदस्य पशुपालक होते थे। तो जन के सदस्य मतलब पशुपालक, देखिए वैदिक काल में जो लोग थे जो भारत आए, यानी आर्य लोग जो भारत आए, उसमें बहुत विवाद है कि वो भारतीय थे, कोई बोलता है कि नहीं विदेशी थे, तो कोई कुछ बोलता है। तो वो तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना जान लीजिए, जब वैदिक लोग आए यानी आर्य लोग यहाँ भारत आए, तो वो पहले क्या करते थे, वो कृषि नहीं करके पहले पशुओं का पालन करते थे। अब पशु को ही चराने का कार्य करते थे। पशु को चराने के ही क्रम में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और उसी क्रम में वो क्या करते, फलों को इकट्ठा करते थे, यानी जंगल से फल को चुनते थे, उसी को खाते पीते थे, पशुओं को मारते थे, उसी को खा पी के वो लोग जिंदा रहते थे। तो आरंभिक वैदिक काल में यही होता था। तो और धीरे धीरे ये लोग क्या हुआ कि संगठित होने लगे, और धीरे धीरे इन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। जब खेती करना प्रारंभ किया तो सब लोग एक साथ एक जगह रहने लगे। मान लीजिए कि आपके घर के बगल में, अगल बगल का क्षेत्र आपका है, तो आप वहाँ खेती करते होंगे। फिर अगल बगल जो आपके पड़ोस में लोग होंगे, उनके घर के अगल बगल का जो होगा क्षेत्र, वो उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग एक साथ रहने लगे, और एक साथ जब रहने लगे बच्चों, तो इसी से क्या हुआ, वो कबीला का रूप ले लिया। और यही कबीला धीरे धीरे 2-4-5 कबीला मिलके एक जनपद का रूप ले लिया है। तो इसी तरह जनपद बना है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि उन्होंने, मतलब ये जो कबीला वाले लोग थे, इन्होंने अपने आप को कबीला के रूप में संगठित किया, और कबीला के मुखिया को जनस्य गोप, गोपति या जनराजन कहा जाता था। ये 3 नाम याद रखिएगा कि जन के मुखिया को या कबीला के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो जनस्य गोप, गोपति या राजन या जनराजन बोला जाता था। ये जन के मुखिया को, यानी जनपद के जो मुखिया होते थे, यानी हेड जो होता था, जिसके हाथ में वहाँ का शासन प्रशासन होता था, तो उसको क्या कहते थे, जनस्य गोप, जनपति या राजन बोला जाता था। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये गोपति भी बोला जाता था, तो ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद क्या होता था, तो ये जो मुखिया होता था ना, जन का मुखिया, जो कबीला का मुखिया होता था, उसका मुख्य कार्य ये होता था कि जन की रक्षा करना। यानी उस पर अगर विदेशी कोई आक्रमण होगा, यानी कोई अन्य जन वाला लोग आक्रमण करेगा, यानी दूसरे जन के लोग, मान लीजिए आपके घर पे कोई और लोग आक्रमण करे, तो आपके घर के जो हेड होंगे, उनका मुख्य दायित्व होता है कि घर की सुरक्षा करें। उसके बाद आप लोग जो बच्चे होंगे, या फिर घर के आपके मम्मी पापा के अलावा अन्य लोग, भाई होंगे, जो भी आपसे बड़े होंगे, उनका दायित्व बनता है कि पहले वो लोग करें। उसके बाद आपका दायित्व बनेगा कि आप भी उसकी सुरक्षा करें। तो यही चीज़ वहाँ होता था कि जो मुखिया होता था कबीले का, उसका मुख्य कार्य होता था कि वो जन की रक्षा करे। फिर देखिएगा यही जनपद के ही दौर में उत्तर वैदिक काल आता है। तब ऋग्वैदिक काल में तो यही जनपद वाला, जन वाला व्यवस्था चला, लेकिन उत्तर वैदिक काल आया तो देखिएगा लोहे का प्रमाण मिलने लगता है भारत में, यानी लोहे का प्रयोग होने लगा भारत में। अब लोहा क्या है, तो लोहा देखिए, लोहे का जब प्रयोग होता है बच्चों, जब खेती होती, या फिर देखिए औजार बनने लगा, इसका लोहे का प्रयोग होने लगा, तो लोहे के प्रयोग से क्या होता है, खेत अत्यधिक नीचे तक, यानी ज़मीन जो होता है ना, उसको जोतने का कार्य वो काफ़ी गहराई तक होने लगा, जिससे क्या हुआ, बीज को अत्यधिक गहराई तक रोपा जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि फसल अच्छे से उगने लगा, यानी उपजने लगा। तो इससे क्या हुआ कि फसल, मान लीजिए पहले कहीं 1 कट्ठा लगाया आप फसल, 1 कट्ठा की खेत है, उसमें आपने लगाया फसल, तो उससे मान लीजिए 5 किलो ही अनाज होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोहे के प्रयोग से इसमें क्या हुआ कि 5 किलो के जगह 10 किलो इसमें अनाज होने लगा। तो इससे जो हुआ, अनाज का उत्पादन जब बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, लोग क्या हुआ कि और भी चीज़ें करने लगे, और भी खेती करने लगे। उसी से क्या होता है कि फिर देखिएगा लोहे के प्रयोग से लोगों ने क्या हुआ कि कई तरह के जो युद्ध से संबंधित औजार का निर्माण करने लगे। जैसे भाला बनाने लगे, तीर बनाने, तीर का जो आगे वाला जो होता है हिस्सा, मतलब अगला हिस्सा जो इस तरह का, देखिए आपको समझाते हैं, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है जो कि नुकीला होता है, उसमें भी देखिएगा लोहे का प्रयोग होने लगा, और ये फिर तीर बन जाता है, जो आप जानते हैं।
तो इसमें भी लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो तीर में प्रयोग होगा तो इससे कोई भी जानवर को या आदमी को कोई मारेगा तो उससे क्या होगा, जल्दी से वो मर जाएगा, यानी वो घायल हो जाएगा। तो इन मतलब कि औजारों के प्रयोग से, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी के आगमन से, यानी लोहे के औजार बनने लगे। तो इससे क्या हुआ कि कबीले का मुखिया जो था वो अपने सैनिकों को, यानी अपने जन के कबीले के लोगों को वो औजार लेने के लिए या औजार देने लगा। और इससे क्या हुआ कि वो लोग युद्ध करके, अब क्या था कि एक कबीला में जो लोग रहता था अब वह दूसरे कबीला में गया, यानी इस कबीला का लोग, ए नंबर कबीला का लोग दूसरे नंबर के कबीले में गया, इसके ऊपर आक्रमण किया, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और जो युद्ध में जीत जाता था उसी का दोनों कबीला हो जाता था, वह दोनों कबीला का राजा बन जाता था। फिर इसी तरह वह तीसरे कबीले से जीतता था, फिर चौथे कबीले से, तो ऐसे मिल मिल के 2 4 5 10 कबीले को मिलाकर वो जीत लेता था। तो उसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता था। तो इससे क्या हुआ कि इसी को बाद में दे दिया गया नाम, क्या, जनपद। तो यही बन गया बाद में, जन से बड़ा हो गया जनपद। तो हमने जो बताया कि कबीला जिसको जन बोलते थे, जन से बड़ा हो गया जनपद, और यही जनपद बाद में, यही जो जनपद का राजा होगा, एक जनपद का राजा जो होगा वो अन्य जनपद के, अगल बगल के जनपद के लोगों को हरा के उसके क्षेत्र को जीत लेगा, तो उसी को बोला जाता है महाजनपद। जो कि आप जानते हैं 16 महाजनपद पढ़ना है, जैसे अंग है, चंपा है, जिसकी राजधानी चंपा है, अंग है, फिर मगध है, उसके बाद देखिएगा माल, इसी तरह आप देखेंगे अंग है, पंचाल है, कुरु है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, उसी तरह अवंती है, गांधार है, कंबोज है। तो ये सभी जो जनपद हैं, 16 महाजनपद जो बने बाद में, तो इन महाजनपदों के बाद भी आप देखिएगा कि फिर बाद में इन महाजनपदों को भी पराजित करके देखिए मगध साम्राज्य जो उभर के आता है, मगध साम्राज्य के शासक बनते हैं, उन लोगों ने भी शासन तंत्र को अपने हाथ में लिया और बड़े एक साम्राज्य के रूप में अपने राज्य को स्थापित किया। तो इसी तरह जो है इसका मतलब विकास हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन आपको तो पढ़ना है जनपद, तो अब चलिए जनपद तक को समझ लेते हैं, खाली बाकी चीज़ें हमने बता दिया है। तो वही हुआ, देखिए लोहे के औजार से मानव ने औजार का मतलब लोहे के प्रयोग से औजार का निर्माण होने लगा, कृषि में कार्य किया जाने लगा, जिससे कि क्या हुआ कि कृषि में उत्पादन बढ़ा और युद्ध कार्य में इन औजारों का प्रयोग लोगों ने करना प्रारंभ। और युद्ध में जब इसका प्रयोग होने लगा तो अन्य कबीलाओं पर इन्होंने जीत प्रारंभ की, मतलब जीतना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे यही इनका जो कबीला था वह कबीला से जन बना और जन से फिर जनपद बन गया। तो ये धीरे धीरे इसका विकास होता गया और यह बड़ा रूप लेता गया। तो चलिए आज के वीडियो में हमने प्रयास किया कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जनपद की अवधारणाओं को समझा दें, ताकि आप इसको समझ जाएं तो आप आसानी से इसका उत्तर कर सकें और अच्छे से लिख सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।